हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी फाइटो 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ MGCI। तो बच्चों, इस रैपिड रिवीजन सेशन में हम लोगों ने अब तक जूलॉजी में एनिमल किंगडम और एनिमल टिश्यू इन दो टॉपिक्स का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स हैं: ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जिस टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए। यस, अब इस यूनिट में सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दैट साइंटिस्ट इज अल्फोंसो कोर्टाई। ठीक है, ही इज अ Italian anatomist, was born in the year 1822. Cortai began his scientific career studying the cardiovascular system of reptiles. He began his career while studying the cardiovascular system of reptiles. Later on, he turned his attention to the mammalian auditory system. अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने अगर आईज और ईयर्स पढ़े हो, तो ईयर्स में एक स्ट्रक्चर आता है कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई which receives the sound vibrations and convert them into the nerve impulses. ठीक है, तो जो organ of Cortai है, that organ of Cortai was discovered by him, Alfonso Cortai. तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए कि Alfonso Cortai, he was an Italian anatomist and he started his career while studying the cardiovascular system of reptiles. Later on, he turned his attention towards the mammalian auditory system and organ of Cortai was discovered by Alfonso Cortai. Clear है बच्चों? अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. Let's start with this chapter. As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms indirectly break down the simple molecules like glucose, amino acids, fatty acid to derive energy to perform various activities. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि organisms जो हैं वो simple molecules जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, इन्हें ब्रेक डाउन करके एनर्जी डिराइव करते हैं। और ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड्स है, इन सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हमें आवश्यकता होती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन दीज सब्सटेंसेस, और इन सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी डिराइव करते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during the above catabolic reaction. और ये जो catabolic reaction है जहां पर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, उस मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी रिलीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हार्मफुल गैस। देखिए, अब इसके अपन इक्वेशन देखते हैं। तो इसमें किस तरीके से इक्वेशन बनती है, जैसे हमने बोला सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक्स एंड फॉर्म एनर्जी। ठीक है, तो यहां रिलीज होगी 6CO2 और साथ साथ में यहां पर रिलीज होती है एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 38 ATP इज रिलीज्ड। क्लियर है? तो ये जो एनर्जी है जो यहां रिलीज हुई है, ये एनर्जी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने वेरियस एक्टिविटीज में यूज कर ली जाती है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैस जो है वो रिलीज होती है एंड दिस ऑक्सीजन helps in the breakdown of such simpler substances. Clear? This process is called as respiration. क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? This is called as respiration. चलिए next. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. और इससे हमें ये पता चला कि अगर किसी भी सेल से एनर्जी बनवानी है तो उस सेल को हमें लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी और उस सेल से लगातार CO2 जो है वो बाहर आती रहेगी। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by the cell is called as breathing, and we know that the exchange of oxygen with the CO2, this process is called as breathing. तो ऑक्सीजन कहां से एक्सचेंज हो रही है, कहां से आ रही है? एनवायरमेंट से आ रही है।
CO2 कहाँ से आ रही है? सेल के द्वारा बनाई जा रही है। तो देयर इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. This exchange is called as breathing and this breathing is commonly known as respiration. इसे क्या कहा जाता है? This is called as respiration. Place your hand on the chest. You can feel the chest moving up and downwards. अगर हम इस तरीके से हमारे चेस्ट पर हाथ रखेंगे तो जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तब हमारा चेस्ट जो है वो अपवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, और जब हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं तब हमारा चेस्ट जो है वो इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स की तरफ में मूव करेगा। क्लियर है? ठीक। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, और हम जानते हैं कि ये जो चेस्ट का मूवमेंट होता है ये किस वजह से होता है? ब्रीदिंग की वजह से। हाउ डू वी ब्रीथ? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections in this chapter. अब इस चैप्टर में अपन ब्रीदिंग कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम ओवर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो ऑर्गेनिज्म सिंपल होंगे उनमें सिंपल टाइप के ब्रीदिंग के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ जाएगा तो वहां पर ऑर्गन्स के लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ respiratory organs and that different type of respiratory organs is due to different habitat and level of organization। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलिए, यस, lower invertebrates like sponges, coelenterate, flatworm, etc. exchange of oxygen with CO2 by the simple diffusion over their entire surface of body। यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लोअर ऑर्गेनिजम्स में फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा यहाँ पर? स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस है, सीलेंट्रेट्स है और प्लेटीहेल्मिन्थीज है। इन सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होगा? इनका जनरल बॉडी सरफेस। और किस प्रोसेस को थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है? रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं और उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? जनरल बॉडी सरफेस। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म किसका यूज करते हैं? यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थवर्म में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है एंड थ्रू स्किन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर? एंड द इंसेक्ट्स हैव द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड एज ट्रेकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। और इंसेक्ट्स यानी कि कॉकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब, एंड दैट नेटवर्क ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड एज द ट्रेकियल ट्यूब्स। तो ट्रेकियल ट्यूब्स जो है वो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर एंड दैट वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज गिल्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और गिल्स कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? वेस्कुलराइज्ड, यानी कि भरपूर ब्लड सप्लाई उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, गिल्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रेकियल रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय most of the aquatic arthropods and mollusk, whereas vascularized bag called as lungs, pulmonary respiration are used by terrestrial form for the exchange of gases। तो जो organisms पानी में रहने वाले होते हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पर some mollusk है, कुछ arthropods हैं। arthropods में सपोज अगर अपन बात करते हैं, देखिए आर्थ्रोपोड्स में अगर अपन बात करते हैं प्रॉन, तो प्रॉन जो है इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। अगर आर्थ्रोपोड्स में अपन बात करते हैं लिम्यूलस, लिम्यूलस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं दैट इज बुक गिल्स। मोलस्का में हमने क्या पढ़ा था? याद कीजिए बच्चों, मोलस्का में अपन ने पढ़ा था देयर आर प्रेजेंट फेदर लाइक गिल्स।
किस प्रकार के गिल्स प्रेजेंट होते हैं? फेदर लाइक गिल्स होते हैं, और वो फेदर लाइक गिल्स जो है वो मोलस्का में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर याद कीजिए, इकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने क्या बोला था कि रेस्पिरेशन में वहां पर यूज में आता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। हेमिकॉर्डेटा में याद कीजिए, वहां पर अपन ने पढ़ा था गिल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आए थे अपन फाइलम कॉर्डेटा में, तो कॉर्डेटा में हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोम में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में हमने पढ़ा था कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्ट्रिक्थिस में हमने पढ़ा था 4 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। तो जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा बच्चों? गिल्स होगा। और गिल्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? गिल्स आर दी हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, याद करो ये हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। और जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, और लंग्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर? फिर अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। वेयरएज एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू दी लंग्स, और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। एम्फीबियंस में याद कीजिए, अभी अभी हमने फ्रॉग पढ़ा है, फ्रॉग में हमने पढ़ा था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, फ्रॉग में हमने पढ़ा है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है, एंड अलोंग विद दैट पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी फ्रॉग में होता है। और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तीनों में होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर? हाँ, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। क्लियर है बच्चों इतना? यस। अब हम आ जाते हैं यहां पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। क्लियर? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips। यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि लिप्स के ऊपर हमारे पास में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये? पेयर्ड स्ट्रक्चर। नॉस्ट्रल से हमने सांस ली, नॉस्ट्रल के बाद में इस जगह पर गई, ये वाली जगह कौन सी होती है? नेजल चेम्बर। तो यहां पर अगर अपन पार्ट्स लिखेंगे तो पार्ट्स में सबसे पहले अपन लिख देते हैं इसमें नॉस्ट्रल, ठीक। नॉस्ट्रल के बाद में यहां पर आ जाएगा हमारा नेजल चेम्बर। क्या आ जाएगा यहां पर? नेजल चेम्बर। क्लियर है? हाँ, तो नेजल थ्रू द नेजल पैसेज द नेजल चेम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। अगला वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा नेजल चेम्बर के बाद में? द नेक्स्ट पार्ट विल बी फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। फेरिंग्स से रिलेटेड हमें क्या याद रखना है कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। बकल कैविटी से अगर खाना खाएंगे तो वो भी फेरिंग्स में जाएगा, नोज से अगर हम सांस लेते हैं तो वो भी कहां जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। तो फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग या कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। फिर फेरिंग्स जो है वो आगे चलकर ओपन होती है इनटू द लेरिंग्स, थ्रू द लेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। तो फेरिंग्स किस में ओपन होगा? फेरिंग्स जो है वो ओपन होता है ट्रैकिया में थ्रू द लेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स के बाद वाला पोर्शन कौन सा आ जाएगा? लेरिंग्स हो जाएगा। एंड लेरिंग्स इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, और साउंड बॉक्स के बाद में जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी ट्रैकिया। तो साउंड बॉक्स के बाद में क्या आ जाएगा? ट्रैकिया। तो larynx is a cartilaginous box which helps in the sound production and hence called as the sound box। larynx क्या होता है? साउंड बॉक्स है जहां से हमारी आवाज आती है एंड इट इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ठीक। ये चीजें बहुत सिंपल सिंपल है बेटा। सबसे पहले हमने देखा नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल opens into nasal chamber, nasal chamber opens into pharynx which is a common passage for the food and air। pharynx opens into trachea through the cartilaginous structure called as larynx। larynx cartilage का बना हुआ है, साउंड का प्रोडक्शन करता है, therefore it is called as the voice box और it is called as the sound box। और फिर जो larynx है वो किस में ओपन हो जाएगा? that will open into the trachea। trachea is called as the windpipe। clear? next, during swallowing the glottis can be covered by the thin elastic cartilaginous flap-like structure called as epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। Clear? स्ट्रक्चर कैसा होता है इसमें?
अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाते हैं। यहाँ पर ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज लेरिंग्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आ जाता है दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया अपना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। अब यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस। क्या बोला जाता है इसे, एपीग्लॉटिस। अब अगर फूड आता है तो फूड जो है उसे क्या पता कि फूड पाइप में जाना है या फिर उसको ट्रैकिया में जाना है, तो फूड इस रास्ते से यहां तक तो आएगा। यहां पर आने के बाद में अब फूड के लिए कौन सा रास्ता खुला हुआ है, या तो फूड ईसोफेगस में चला जाए या फिर फूड ट्रैकिया में चला जाए। तो फूड डायरेक्टली कहां जाएगा, इनटू द ईसोफेगस। तो यहां पर प्रेजेंट होता है एक कार्टिलेजिनस flap like structure. This flap like structure is called as the epiglottis and it is made up of elastic cartilage. कौन से cartilage का बना हुआ है वो, elastic cartilage का बना हुआ एक flap like structure होता है which covers the glottis and glottis is called as the opening of larynx. तो glottis को cover करने वाला एक flap like structure होता है which prevents the entry of food and water into the trachea. तो ट्रैकिया में फूड और वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एपीग्लॉटिस। क्लियर, दैट एपीग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स। अब आते हैं अपन ट्रैकिया पर। ट्रैकिया कैसा है, ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है एंड इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स और बाय द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री के लेवल पर आकर ये डिवाइड हो जाता है, एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्री ट्रैकिया गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, वो डिवाइड होकर बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बनाएगा ट्रैकिया डिवाइड होकर, प्राइमरी ब्रोंकाई। सी यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो गया और ट्रैकिया ने डिवाइड होकर यहाँ पर क्या बना लिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्री। यहाँ पर इस लेवल को अपन क्या बोलेंगे, T5 वर्टिब्री। कैसे मेजर किया अपन ने, पीछे की तरफ से हमने मेजर किया। कैसे बताया अपन ने, पीछे की तरफ से हमने बताया है कि ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्री। क्लियर हुआ इतना बच्चों, ठीक। चलिए नाउ trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae, जो fifth thoracic vertebrae के level पर divide होता है into the right and left primary bronchi. Now each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up into very thin terminal bronchioles. हर एक ब्रोंकाई जो है वो फिर डिवाइड होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगी, सेकेंडरी डिवाइड करके फिर बना लेगी इसमें टर्शरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी डिवाइड एंड फॉर्म सेकेंडरी, सेकेंडरी डिवाइड एंड फॉर्म टर्शरी, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर बनाती है ब्रोंकियोल्स। क्या बनाती है टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स होती है बच्चे लोगों दो टाइप की, एक होती है टर्मिनल और दूसरी वाली होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। क्लियर। नाउ the tracheae, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous ring. ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ट्रैकिया के ऊपर, ये क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ट्रैकिया प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम द कोलैप्सिंग। ट्रैकिया जो है वो पिचकने से कैसे बच जाता है, क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रैकिया है तो सिर्फ ये कार्टिलेजिनस रिंग्स आगे की तरफ में है, पीछे की तरफ में ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो एब्सेंट है। सो वी से सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो उसे कोलैप्स होने से, पिचकने से बचाती है। क्लियर, क्योंकि जिस समय पर अगर तुम सांस नहीं ले रहे हो तो ट्रैकिया तो पिचक जाना है। तो पिचकने से बचाने के लिए यहाँ पर क्या है, सपोर्ट करने के लिए क्या है, सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। प्राइमरी ब्रोंकाई में होगी, सेकेंडरी में होगी, टर्शरी में होगी, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में होंगी, बट उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में ये एब्सेंट हो जाएंगी। किसमें एब्सेंट हो जाएंगी ये,
टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में दे विल बी एब्सेंट। ठीक, चलिए तो ये हमने देख लिया। द ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल then gives rise to number of very thin irregular walled vascularized bag like structure called as alveoli। तो ब्रोंकियोल्स जो है वो आगे चलकर बनाएंगे इस तरीके के सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं एल्वियोलर सैक। क्या कहा जाता है? एल्वियोलर सैक। इन एल्वियोलर सैक के अंदर वेस्कुलराइज्ड मतलब ब्लड से भरपूर, तो वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लंग्स। हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि बिना एल्वियोलाई के या एल्वियोलाई के सरफेस में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो हमारे लंग्स विल बिकम इनकेपेबल इन ब्रीथिंग। ठीक है, चलिए। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs। तो ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है of bronchi, bronchioles and alveoli, मतलब ट्रैकिया लंग्स का हिस्सा नहीं है। लंग्स का हिस्सा कहाँ से बना? ब्रोंकाई से। कहाँ से बना? प्राइमरी ब्रोंकाई से। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर द पार्ट ऑफ लंग्स, तो अगर उसमें ट्रैकिया है तो ट्रैकिया को छोड़कर हमें बाकी की बात करनी है कि ट्रैकिया नहीं है लंग्स का हिस्सा, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई है, ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ आते हैं? लंग्स में आते हैं। क्लियर? नाउ अब अपन देखते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर। सी, ये है हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर। तो लंग्स के स्ट्रक्चर में अपन बता रहे हैं कि हमारे पास में दो लंग्स है। ठीक है, दोनों लंग्स जो है वो हमारे किसी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन्स, ये वाली जो मेम्ब्रेन्स है, दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज द प्लूरा। क्या कहा जाता है इन्हें? प्लूरा। जो प्लूरा है ये भी दो टाइप की है। जो आउटर वाली प्लूरा है, आउटर प्लूरा इज कॉल्ड एज पेराइटल प्लूरा। क्या नाम है इस आउटर प्लूरा का? पेराइटल प्लूरा। एंड द इनर प्लूरा, this inner pleura is called as visceral pleura। तो outer pleura is called as parietal pleura and inner pleura is called as visceral pleura। outer और inner दोनों के बीच में यहाँ पर एक कैविटी है। इस कैविटी को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। क्या बोला जाता है इस कैविटी को? प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड। क्या फिल्ड है इसके अंदर? यस, प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है? तो प्लूरल कैविटी के अंदर फिल्ड है प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड का सिग्निफिकेंस क्या होता है? लंग्स के आसपास में जो दोनों लेयर्स हैं, पेराइटल लेयर्स है और विसरल लेयर है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होने से रोकता है। क्या होने से रोकता है? ये फ्रिक्शन होने से रोकता है। दोनों लेयर्स के बीच में मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम जर्क एंड शॉक। लंग्स को झटके लगने से भी ये रोकता है। क्लियर? चलिए देखें अब अपन इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो हमने बोला इट yes, we have two lungs which are covered by the double layered pleura with pleural fluid between them। It reduces the friction on the lung surface। और ये लंग के सरफेस पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic cavity। बाहर वाली जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो thoracic cavity के साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट है। क्लियर? तो बाहर वाली thoracic cavity के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट है। एंड whereas the inner pleural membrane, अंदर वाली जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बारे में अगर हम देखें तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस। अंदर वाली किसके साथ कांटेक्ट में है? लंग के सरफेस के साथ में। और बाहर वाली जो है वो थोरैसिक कैविटी के साथ में कांटेक्ट में है। क्लियर? The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchiole constitute the conducting part। From the external nostril till the terminal bronchioles, उस पार्ट को अपन बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट यानी कि विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ एयर, जो एयर को बाहर से अंदर लेकर आता है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। तो फ्रॉम नॉस्ट्रल टिल द टर्मिनल ब्रोंकियोल दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पार्ट। जबकि whereas the alveoli and their ducts from the respiratory or exchange part of the respiratory system, तो
नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट है दैट इज कंडक्टिंग पार्ट, और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वुलाई तक का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी पार्ट। और जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसका सिग्निफिकेंस किससे है, उसका महत्व किससे है? रेस्पिरेटरी पार्ट हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और कंडक्टिंग पार्ट हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ एयर। बाहर से एयर को अंदर लेकर आने में हेल्प करता है कंडक्टिंग पार्ट। क्लियर? नाउ दिस कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई। जैसा अभी मैंने आपको बताया, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन होता है कि एयर को एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई तक लेकर आए। और क्या फंक्शन होता है? एयर में जो भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स है तो उनको क्लियर कर दिया जाए, एयर को ह्यूमिडिफाई कर दिया जाए। इन केस द एयर इज लैक ऑफ मॉइस्चर या एयर डू नॉट कंटेन मॉइस्चर, तब उसको ह्यूमिडिफाई कर दिया जाए। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो ये फंक्शन किसके हैं? कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस है। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक लेकर आना, उस एयर को फॉरेन पार्टिकल्स, उस एयर में से फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव कर देना, एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करवाना, एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। गर्मियों के मौसम में एयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एयर को बॉडी टेम्परेचर पर ले आओ, और सर्दियों के मौसम में एयर का टेम्परेचर कम होता है तो एयर को बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आना। दिस इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। एंड एक्सचेंज पार्ट is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between the blood and atmospheric air। और जहां पर एक्सचेंज होता है that part is called as the respiratory part, और वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़े। हाँ, द लंग्स आर सिचुएटेड। अब लंग्स की लोकेशन देखते हैं अपन। देखिए, हमें ये तो पता है लंग्स के डायग्राम को देखकर कि लंग्स आर सिचुएटेड इन दी थोरैसिक कैविटी। लंग्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं। और थोरैसिक कैविटी कैसा चेंबर होता है? एयर टाइट चेंबर होता है। किस प्रकार का चेंबर होता है? एयर टाइट चेंबर। एयर टाइट चेंबर यानी कि थोरैसिक कैविटी में बिल्कुल भी एयर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हमारे लंग्स में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है नेगेटिव, तो उसकी वजह से अगर थोरैसिक कैविटी में भी एयर चली गई तो वहां पर एयर जाने की वजह से पल्मोनरी प्रेशर हमारा नेगेटिव नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो हमारे लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी विच इज कॉल्ड एज द एयर टाइट चेंबर। क्लियर? फिर जो थोरैसिक कैविटी है वो कई जगह से प्रोटेक्टेड है। जैसे थोरैसिक कैविटी डाउनवर्डली किससे प्रोटेक्टेड है? डायफ्राम से। थोरैसिक कैविटी साइड से किससे प्रोटेक्टेड है? रिब्स से। ठीक है। थोरैसिक कैविटी पीछे की तरफ से यानी कि डॉर्सली किससे प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली किससे प्रोटेक्टेड है? स्टर्नम से। तो ये चार जगह से थोरैसिक कैविटी को प्रोटेक्शन मिल रहा है। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, dorsally by the vertebral column, laterally by the ribs and downwards by the diaphragm। क्लियर है? और इस प्रोटेक्टेड थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स। क्लियर? तो यहां पर हमें दो लंग्स दिखाई दे रहे हैं। लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मीडिया स्टीनम। क्या कहा जाता है इसे? मीडिया स्टीनम। इस मीडिया स्टीनम में लोकेटेड होता है हमारा हार्ट। क्लियर? एंड दिस हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये हार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ में थोड़ा सा टिल्टेड होता है। और लेफ्ट वाले अगर अपन लंग को देखते हैं, लेफ्ट वाले लंग में यहाँ पर थोड़ा सा एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड दिस नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कार्डियक नॉच। क्या कहा जाता है इसे? कार्डियक नॉच। तो what is the location of our heart? Our heart is located between the two lungs in the mediastinum, tilted towards the left side। और लेफ्ट साइड में tilted होने की वजह से लेफ्ट वाले लंग में उसमें एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, खांच के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कार्डियक नॉच। क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं हम जो हमारी बुक कहती है। यस, यहाँ पर है ना, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर
which is anatomically an airtight chamber. This is very very important. याद रखेंगे कि thoracic chamber is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally यानी side से by the ribs, and on the lower side by the dome shaped diaphragm. यही आपको मैंने बताया. The anatomical setup of the lungs in the thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity, बच्चों this is very very important line. क्या कहती है ये लाइन कि लंग्स का जो सेटअप होता है थोरैक्स में वो इस तरीके का होता है कि अगर हमारी थोरैसिक कैविटी में कुछ भी चेंज आएगा विल रिफ्लेक्ट द सेम इन द पल्मोनरी कैविटी, यानी कि अगर हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा. अगर हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घट रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी घटेगा. तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, जैसा थोरैसिक कैविटी में हो रहा है वैसा का वैसा चेंज हमारी पल्मोनरी कैविटी में आएगा. तो एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरैक्स इज सच दैट any change in the volume of thoracic cavity will reflect in the pulmonary cavity. thoracic cavity में जिस प्रकार का बदलाव आएगा उसी प्रकार का बदलाव जो है वो pulmonary cavity में आएगा. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. This is also very very important. और ये जो हमारा जो सेटअप है कि this arrangement is for breathing, यानी कि चेंज इन दी थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम विल रिफ्लेक्ट द चेंज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम. ये क्यों है, क्योंकि हम डायरेक्टली हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते. हम खुद से हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ थोरैसिक कैविटी. क्लियर? नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. इनमें 5 स्टेप आती है रेस्पिरेशन में. बहुत ही सिंपल है. देखिए, सबसे पहले ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट. सबसे पहली चीज होती है ब्रीदिंग, जहां पर हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं और CO2 को हम बाहर भेज देते हैं. नेक्स्ट वाली प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, यानी कि जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो हमारे ब्लड में चला जाए और ब्लड में से CO2 जो है वो बाहर आ जाए. फिर तीसरी स्टेप होती है इसमें ट्रांसपोर्टेशन. जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हमारे ब्लड में आया है उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. चौथी स्टेप होती है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. अब ब्लड के थ्रू हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं अप टू द सेल, तो वहां पर अब एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होगा, बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, क्योंकि ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है, हमें टिश्यू तक पहुंचाना है. तो फर्स्ट एक्सचेंज की साइट क्या होगी, फर्स्ट एक्सचेंज की साइट हो जाएगी हमारी एल्वियोलाई. सेकेंड एक्सचेंज की साइट क्या होगी, सेकेंड एक्सचेंज की साइट होगी हमारी टिश्यू साइट. तो एल्वियोलाई की साइट पर एक्सचेंज हुआ था बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द एल्वियोलाई. टिश्यू की साइट पर एक्सचेंज हुआ है बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यू. क्लियर? नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स. अब जो ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंची है वो सेल्स जो है वो अब उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेंगे इन द कैटाबॉलिक रिएक्शन दैट विल रिजल्ट इनटू द रिलीज ऑफ CO2 एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. और सेल्यूलर रेस्पिरेशन बच्चों आप लोग पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में. तो यहाँ पर हमने सिर्फ देखा है कि ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के बाद में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गई, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करके सेल्स तक पहुंचाएंगे, फिर सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज करेंगे. क्लियर? अगली चीज देखें आप अपन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. चले, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच एयर इज टेकन इन. ठीक है, ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन. एंड एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, उसको अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब ये जो एयर का मूवमेंट है, एयर अंदर से बाहर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है, ये किस वजह से हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये याद रखना है. इसका रीजन यहाँ पर होता है by creating the pressure gradient between the lungs and atmosphere. लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर में अंतर क्रिएट करने से
ये मूवमेंट जो है वो होता है। नाउ इंस्पायरेशन can occur if the pressure within the lungs or intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Inspiration कब होगा? जब हमारे lungs में pressure negative होगा। तो एयर कहां से कहां जाती है? फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर। तो जब हमारे लंग्स में प्रेशर नेगेटिव होगा मतलब कम है, तो एयर जो है वो बाहर से अंदर पहुंच जाएगी। क्लियर? फिर सिमिलरली expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। और expiration कब होगा? जब intrapulmonary pressure higher होगा तो गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर यानी कि बाहर की तरफ में चली जाएगी। तो इंस्पायरेशन होगा जब गैस जो है वो बाहर से अंदर आएगी यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में, और एक्सपायरेशन होगा जब गैस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी कि अंदर से बाहर की तरफ में जाएगी। अब इसमें कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं? इनमें हेल्प करती है डायफ्राम एंड ए स्पेशल सेट ऑफ मसल्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। तो क्वेश्चन यहां से आएगा बच्चों कि ब्रीदिंग में हेल्प करने वाली मसल्स कौन सी होती है? ब्रीदिंग में हेल्प करने वाली मसल्स होती है दो। द फर्स्ट वन इज डायफ्राम एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल हेल्प इन द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। किसमें हेल्प करती है वो? नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस में। कहां प्रेजेंट होती है? बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच बीच में ये प्रेजेंट होती है। क्लियर? एंड दिस हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। जो हमने ऊपर ग्रेडियंट की बात करी थी कि जब तक एटमॉस्फेयर और पल्मोनरी प्रेशर के बीच में अंतर नहीं आएगा तब तक जो है वो हमारा रेस्पिरेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये दोनों मसल्स मिलकर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। यहां से बहुत ध्यान रखेंगे अपन। यहां क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तब डोम शेप का होता है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब वो फ्लैट शेप का हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम डोम शेप से कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। क्लियर? जिसकी वजह से हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया है तो प्रेशर कैसा हो गया? घट गया। एक बारी का प्रेशर हमने घटा दिया है। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड रिब्स को लिफ्ट अप करते हैं और स्टर्नम को लिफ्ट अप करते हैं, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। अब क्या होगा? यहाँ पर जो हमारी रिब से एसोसिएटेड मसल है यानी कि हमारी इंटरकोस्टल मसल्स है, तो इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से स्टर्नम जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव होगा। तो एक तो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ गया, स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड मूव हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है? तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम बढ़ेगा जिसकी वजह से this overall increase in the volume causes the similar increase in the pulmonary volume। thoracic volume में change आया, pulmonary volume में change आ गया। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs। अब हमारा जो पल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी ज्यादा कम हो गया है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर विल बी ड्रॉन इन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। क्लियर है? ये डायग्राम देखें। देखिए, रिब्स और स्टर्नम रेज हुआ। रेज कैसा हुआ? इट मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। तो ये आउटवर्ड और अपवर्ड मूव हुआ। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो नीचे की तरफ में यानी कि ऐसा फ्लैट हो जाएगा। तो ये अगर फ्लैट हो जाएगा तो ये वाला वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये वाला वॉल्यूम जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। ये वॉल्यूम बढ़ा, ये वॉल्यूम बढ़ा तो क्या होगा? प्रेशर जो है वो हमारा घट जाएगा। तो यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो एयर विल ड्रॉन इन। एयर कहां से कहां आ जाएगी? एयर आ जाएगी बाहर से अंदर।
तो इस तरीके से एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। क्लियर? चलिए, नाउ relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and the sternum to their normal position। ठीक है, अब अगर हमें ब्रीद आउट करना है, अभी हमने इंस्पायरेशन किया, अब अगर हमें एक्सपायरेशन करना है तो एक्सपायरेशन के लिए क्या होगा, इन मसल्स का हमें रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। तो रिलैक्सेशन होगा ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम अगर रिलैक्स होगा तो फ्लैट से वापस हो जाएगा डोम शेप। ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स अगर रिलैक्स होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा स्टर्नम आउटवर्ड पहुंचा था वो स्टर्नम जो है वो आउटवर्ड की जगह पर अब कहां आ जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। और इनवर्ड अगर आ जाएगा तो वॉल्यूम हमारा कम हो गया, प्रेशर जो है वो धीरे धीरे से बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर क्या होगा, यस, रिलैक्सेशन विल लीड टू relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume। वॉल्यूम कम हो गया जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम अगर कम होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा पॉजिटिव। क्वेश्चन आएगा यहाँ, क्या क्वेश्चन आएगा, इंस्पायरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या चाहिए, नेगेटिव। एक्सपायरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। नेगेटिव मतलब लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड पॉजिटिव मतलब मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, नेक्स्ट, दिस प्रेशर कॉजेज द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन। ठीक, इसको अपन कहते हैं एक्सपायरेशन। We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। अब हमारे पास में ये भी एबिलिटी है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है उसको चेंज कर सके, उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर आ सके। यहाँ हमें जरूरत पड़ती है एडिशनल मसल्स की, और वो एडिशनल मसल्स कहाँ लोकेटेड होती है, हमारे एब्डोमेन में। क्लियर? यानी अगर हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमारी डायफ्राम काम नहीं करेगी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में काम करती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो मसल्स काम करेंगी वो होंगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं ना तो पेट अंदर जाता है अपना। क्यों जा रहा है अंदर पेट अपना, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करने वाली मसल्स होती है हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, चलिए, नाउ ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से लेकर 16 पर मिनट होता है, यानी कि हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस ले लेते हैं। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using the spirometer। अब जो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको अपन इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसे हम स्पायरोमीटर की मदद से नाप सकते हैं। क्लियर? Which helps in the clinical assessment of the pulmonary function। जो ये बताती है हमें कि हमारे लंग्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्पायरोमीटर इज अ डिवाइस which is used for measuring the volume of lungs। ठीक है, फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज देखिए, सबसे पहले आता है इसमें टाइडल वॉल्यूम। बहुत वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स को अगर अपन ऐड कर देंगे तो बन जाएंगी वो कैपेसिटीज। पहले वॉल्यूम पढ़ लेते फिर अपन कैपेसिटीज पढ़ लेंगे। टीवी, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन यानी कि अभी अपन सब नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, इस समय पर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। तो टीवी की वैल्यू क्या होगी, 500 ml। कितनी वैल्यू, 500 ml। यानी कि एक हेल्दी मैन जो है वो नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायरेशन अगर करता है तो 500 ml करता है, और पर मिनट अगर होगा
तो वो होगा 6000 to 8000 ml। कितना होगा वो? 6000 to 8000 ml। कैसे निकाला अपन ने ये? हमें निकालना है यहाँ पर टीवी पर मिनट। तो हमारा ब्रीदिंग रेट पर मिनट क्या है? 12 to 16 टाइम्स। और एक मिनट में हम कितना ml ऑक्सीजन लेते हैं? 500 ml। तो 12 5s are 60, ये कर दो, 16 5s are 80, ये कर दो, तो ये आ गया यहाँ पर 6000 to 8000 ml पर मिनट। दिस इज टीवी पर मिनट या टाइडल वॉल्यूम पर मिनट कितना होता है? 6000 to 8000 ml। क्लियर है? ठीक। अब आते हैं अपन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डेफिनेशन है इसकी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। हम क्या पढ़ते हैं इसे? जबरदस्ती इंस्पायरेशन जो हो रहा है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि ये तो हमने कर लिया है ना, टीवी हमने ले लिया, इसके अलावा और तुम कितना ले सकते हो? दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV की वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml। नेक्स्ट आता है इसमें बच्चों ERV। जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा हमने, यानी कि फोर्सिबल इंस्पायरेशन, तो वैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? फोर्सिबल एक्सपायरेशन। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। नॉर्मली कितना करते हैं उससे ज्यादा, और हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं? तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आती है? 1000 ml to 1100 ml। दिस इज ERV। चलिए अब आ जाते हैं अपन किस पर? RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में भी, फोर्सफुल एक्सपायर करके देखो कितना अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स में रह गया, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में भी द वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इन योर लंग्स, दैट इज RV। RV की वैल्यू है 1100 to 1200 ml। क्लियर? अब इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जब अपन ऐड कर देंगे तब बन जाती है कैपेसिटीज। तो कैपेसिटीज में देखिए क्या क्या कौन कौन सी कैपेसिटीज है। द फर्स्ट वन इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ रहा है यहाँ पर? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में हम टोटल कितना और इंस्पायरेशन कर सकते हैं? दैट इज टीवी तो लेते ही हैं, साथ साथ में IRV भी ले रहे हैं, तो IC इक्वल्स टू हो जाएगा टीवी प्लस IRV। इसी का उल्टा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी कि टीवी के बाद में अपन और कितना एक्सपायर कर सकते हैं? तो टीवी प्लस ERV हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी बॉडी में रह सकता है? तो नॉर्मली एक्सपायर किया अपन ने, कितना किया अपन ने? टीवी। एडिशनल कितना एक्सपायर कर सकते थे? ERV। जो हमेशा लंग्स में रह जाएगा वो कितना है? RV। तो FRC इक्वल्स टू ERV प्लस RV। ठीक। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में और कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं? या फिर अगर हम बोले द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फोर्सिबल इंस्पायरेशन करने के बाद में हम मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल सकते हैं? तो ये बन जाएगा VC इक्वल्स टू टीवी प्लस IRV प्लस ERV। डेफिनेशन याद करना है बच्चों इसमें हमको। ठीक। फिर आते हैं अपन TLC पर। TLC मतलब हमारे लंग्स की टोटल कितनी कैपेसिटी होती है आफ्टर द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो हम टीवी भी ले सकते हैं। ठीक है। टीवी लेने के बाद में हम IRV भी ले सकते हैं। क्लियर? तो TLC का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? TLC का फॉर्मूला बनता है टीवी, यस, हाँ, तो TLC इक्वल्स टू टीवी। ये अपन क्या लेते हैं? नॉर्मली। फोर्सफुली अपन ले लेते हैं IRV। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने वाली जो एयर है वो भी अपन अपने लंग्स में रखते हैं, प्लस हमेशा रहने वाली जो है वो भी अपन रखते हैं।
तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, दिस इज टीएलसी। और टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इन तीनों को मिलाकर अपन बोलते हैं वीसी। तो वीसी प्लस आरवी, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज टीएलसी। तो टीएलसी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वीसी प्लस आरवी। क्लियर है? तो बच्चों आज का सेशन जो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम देखेंगे इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कल का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। होप कल हम इस चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। चलिए, सो बच्चों ऑल द बेस्ट।